तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या हमारे आईआईटी से जो जल्दी वेस्ट अफ्रीका में अपना पहला कैंपस खोलने वाले हैं। ये कैंपस जो है वो नाइजीरिया के अंतर्गत होगा और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के अंतर्गत ग्लोबल आउटरीच का प्रोग्राम था, जिसके वजह से सरकारी इंस्टीट्यूशंस भी प्रदेश में जाके जो है कई इंस्टीट्यूट खोल पा रहे थे, उसके अंतर्गत इस वाले इंस्टीट्यूट को भी बनाया गया है। एक हाई कमीशन जो है उसके दौरान एक मीटिंग थी हमारे डिप्लोमेट्स की, उनकी, जहाँ पर डिसाइड हुआ गया, कहा गया है ये किया जा रहा है टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव एजुकेशन। अब ये बनने के लिए जो है थोड़ा सा समय लगेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नई दिल्ली से, जहां पर 3 फ्लाईओवर्स को प्लान किया जा रहा है टू डीकंजेस्ट दिल्ली आउटर रिंग रोड। तो यहाँ पे स्टडीज की गई है जिसके लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और यहाँ पे जो फ्लाईओवर्स प्रपोज किए गए हैं वो कनेक्ट करेंगे कंझावाला चौक को मंगोलपुरी से, जो कि लिंक करेंगे रिसेंटली ओपन अर्बन एक्सटेंशन रोड या UER2 को। सेकंड फ्लाईओवर जो होगा वो सप्लीमेंट्री ट्रेन फ्रॉम केशवपुर से डेपो से लेके आगे हैदरपुर तक बनेगा, जो इस एरिया में कंजेशन कम करेगा। तीसरा जो फ्लाईओवर होगा वो सागरपुर और मायापुरी चौक के बीच में बनने वाला है। अब 10 करोड़ की स्टडी की गई है। एक्चुअल जो स्टडी का कंक्लूजन है उसको अगर सही समझा जाता है तो आगे जाके इसके ऊपर काम किया जाएगा, तो उसके लिए काफी समय है। अगली खबर दोस्तों ये यूएस टेक में जो गूगल से रिलेटेड है, जिन्होंने साइन किए वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफिस स्पेस डील्स ऑफ द ईयर 2025, जहां पर 6,17,000 स्क्वायर फीट का इन्होंने लीज साइन किया है एट एट्रियम प्लेस इन गुरुग्राम। तो ऑब्वियसली ये काफी ज्यादा हाई एंड एरिया है गुरुग्राम का, जहाँ पर ऑलमोस्ट सारी बड़ी कंपनीज मौजूद है और ये जो प्रॉपर्टी है ये अब भी डेवलप हो रही है जॉइंटली। एक तरफ में DLF पार्टनर है, दूसरी तरफ हाइंस है, और जो इनका इंडिया एक्सपांशन चल रहा है गूगल का, इनका जो सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है बड़ा वाला भारत का, वो बन रहा है हैदराबाद में। ऑलरेडी इनके ऑफिसेस जो है कई जगहों पे बड़े बड़े मौजूद है, जिसके अंदर अब DLF की इस प्रॉपर्टी में भी ये तकरीबन जो है 6.25 लाख स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस रीज कर रहे हैं। अगली खबर दोस्तों आ रही है वो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा किए गए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट से रिलेटेड, जो है रिलेटेड टू द न्यू GST रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो बेसिकली दोस्तों अगर आप लोगों में से किसी ने GST नंबर निकालने की कोशिश की होगी तो आपको पता ही होगा कि एक पॉइंट पे आके जो है प्रोसेसिंग अटक जाती है, फिर बाबू का कॉल आता है और कहीं ना कहीं पे जो है चाय पानी के बाद में नंबर रिलीज किया जाता है। मेरा भी पर्सनल सिमिलर एक्सपीरियंस इसके बारे में रहा है, लेकिन ये चीज अब इतनी बढ़ती जा रही थी और कई लेजिटिमेट बिजनेसेस को भी जो इतना रोका जा रहा था कि न्यू सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ी। हालांकि कई लोगों को पता होगा कि जब GST नया आया था तब ऑटोमेटिकली नंबर मिल जाता था, लेकिन जैसे भारत के अंदर होता है कुछ लोगों ने उसका गलत फायदा उठाया, मल्टीपल एजेंसीज बनाई, शेल कंपनीज बनाई और उसके बाद में जो है यहाँ वहाँ पे वो क्रेडिट क्लेम करते थे टैक्स का, तो वहाँ पे एक बीच में मैनुअल प्रोसेस आ गया और मैनुअल प्रोसेस के अंदर जो है करप्शन होने लगा। तो ये जो नया सिस्टम है वहां पर जो कंपनीज का मंथली टैक्स लायबिलिटी आउटपुट 2.5 लाख के नीचे का है उनको ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 3 दिन के पहले। यानी अब बाबू को जो है वो रजिस्ट्रेशन लगाना पड़ेगा मैन्युअली और उसके अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी वजह से ये कहा गया है कि अराउंड 96% जो न्यू एप्लीकेंट्स होंगे GST के लिए उनको फायदा मिलेगा और विद इन 3 डेज GST नंबर मिल जाएगा। ऑब्वियसली बचे हुए 4% जो है वो बड़े बिजनेस के लिए होगी जिनकी स्क्रूटनी होनी भी चाहिए। और यहाँ पर जो GST के अंदर रिसेंटली रैशनलाइजेशन हुआ उसके बाद में ये एक सेकंड बहुत बड़ा रिफॉर्म है और इससे कई बिजनेसेस जो GST के थ्रू काम करना चाहते हैं लेकिन इन रीजंस से कर नहीं पा रहे थे वो आगे बढ़ पाएंगे। अगली खबर दोस्तों लखनऊ से, जहाँ पर एक मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया गया है यूपी गवर्नमेंट के अंतर्गत, जहाँ पर 5-fold इंक्रीज किए गए हैं फाइनेंशियल पावर्स ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ऑफिसर। 3 दशक के बाद में ये रूल चेंज हुआ है, जहाँ पर बेसिकली जो PW डिपार्टमेंट के अंदर भी डिसीजन होते थे वहां पर बहुत कम अमाउंट थी। पहले अराउंड 2 करोड़ तक की अमाउंट थी जो कि चीफ इंजीनियर सैंक्शन कर सकता था, अब अमाउंट 10 करोड़ की हो गई है। जबकि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है ये पहले 40 लाख तक अप्रूवल दे सकता, अब 2 करोड़ तक का हो गया है। और इसके जैसे दिक्कत ये आती थी कि कई सारे लोग जो है खाने के लिए बैठते थे और छोटे छोटे जो काम होते हैं, छोटी सी नाली बनाना है, रोड रिपेयर करना है, इन सब चीजों के लिए भी एग्जीक्यूशन को समय लगता था क्योंकि टेबल टू टेबल फाइलें जाती रहती थी। इसकी वजह से होगा ये कि जो छोटे टेंडर्स है, कोई एकदम छोटा पैच ऑफ रोड बनाना है, जो छोटा मोटा स्ट्रीट लाइट वगैरह काम करना है जो PWD के अंतर्गत आता हो, उसको मल्टी लेवल अप्रूवल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली खबर दोस्तों ये महाराष्ट्र से, जाके CM के द्वारा फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है फॉर मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹1,352 करोड़ और ये किया गया है फलटन सातारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये महाराष्ट्र का एक काफी स्ट्रगलिंग डिस्ट्रिक्ट है देखा जाए तो क्लाइमेट की वजह से, लेकिन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये सब कुछ जो है इस ड्राउट प्रोन रीजन के लिए इस बार अनाउंस किया गया है। यहाँ पर मेनली ओकेशन जो था वो राइट मरीन कनाल के इनॉग्रेशन का था अंदर नीरा देवघर प्रोजेक्ट, जो कि यहाँ के फार्मर्स को ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मदद करेगी। लेकिन इसके अलावा कुछ जगहों पर रोड लेइंग का काम, कहीं पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम जो है और कुछ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को अप्रूव दिया गया है। आज के सवाल के बारे में बात करें तो विश जादव पूछ रहे हैं व्हाई इंडिया डोंट बिल्ड टावर्स लाइक टोक्यो टावर एंड बेल टावर। देखो एक बात बताता हूँ, टोक्यो टावर की बात करिए, बेल टावर की बात करिए, इनफैक्ट
इनफैक्ट आईफिल टावर या सीएन टावर की भी बात करें, ये या तो फंक्शन की वजह से बने थे या इवेंट के हिसाब से बने। आईफिल टावर, सीएन टावर जो है, ये जो वर्ल्ड फेयर होता था जिसे आजकल ग्लोबल एक्सपो के नाम से जाना जाता है, इनके दौरान एज लैंडमार्क्स बनाए गए थे, ताकि एक बड़ा इवेंट होता है जैसे ओलंपिक स्पोर्ट्स में इवेंट होता है किसी देश को चमकने के लिए, वैसे एक जमाना था और अभी भी है। अगर आप दुबई का एक्सपो वगैरह देखो 2020 के पहले का, 2020 के बाद का, तो उस समय पे आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं जो ग्लोबल अटेंशन लिया है। सीएन टावर, आईफिल टावर उसका नतीजा है। टोक्यो टावर की अगर हम बात करें या कई दूसरे ऐसे सिमिलर टावर्स जो एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में उसकी बात करें, तो ये रेडियो एंड टीवी कम्युनिकेशन टावर्स है। इनफैक्ट मुंबई में एक बहुत ऊंचा टावर जो काफी रिसेंट तक सबसे लंबा स्ट्रक्चर होता था मुंबई के अंदर, वो दूरदर्शन का ही टावर हुआ करता था जो कि स्टील का बना था। बस टोक्यो टावर फैंसी है, उसमें डेस्क वगैरह है, ज्यादा बड़ा है। दूरदर्शन टावर ऊंचा तकरीबन उतना ही है, लेकिन बस जो है इतना फैंसी नहीं था। और अगर हम बात करें क्लॉक टावर्स की, जैसे अगर हम बिग बेन की बात करें या कुछ जगहों पे क्लॉक टावर्स नजर आते हैं, तो वैसे क्लॉक टावर्स वैसे तो मुंबई में, कोलकाता में है, और वो एक जमाने में बनाए जाते थे जब घड़ियां सबके पास नहीं होती थी, तो शहर के इंपॉर्टेंट बिजनेस एरियाज के अंदर आपको एक झलक में समय नजर आ जाए, इसके लिए क्लॉक टावर्स बनाए जाते थे। अभी राइट नाउ कोई ऐसे रीजन नहीं है, तो जब तक कोई भी बिल्डिंग उसका वैल्यू फॉर मनी नहीं दे पाएगी तब तक ऊंचे बिल्डिंग्स नहीं बनेंगे। और टावर तो वैसे भी वैल्यू फॉर मनी कभी नहीं होता। दुबई की अगर हम बात करें तो बुर्ज खलीफा वाज अ रियल एस्टेट प्लस टूरिज्म प्रोजेक्ट, जो दुबई के अंदर एक्सपायर प्रोजेक्ट का भी काम चल रहा है, वो भी काइंड ऑफ एक सिमिलर चीज है, जहां पर टावर को टूरिज्म के लिए बनाया जा रहा है। वो कभी भी सेल वगैरह के तो अपना कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाएगा, और इंडिया के अंदर ऐसी सिचुएशन नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, नोटिफिकेशंस ऑन करना नहीं भूलना, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए रोज ले आते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में।